तो अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहले ये बताओ हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और इसमें अगर हम बात करें तो हम कहें कि जो टेस्टिस होता है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, करेक्ट। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवेरी होता है क्या? हाँ, ओवरी। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस जहां पे होता है, हम कह सकते हैं कि वो जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो कहलाता है, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, करेक्ट। तो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के बाहर होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम स्क्रॉटम कहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 से 2.5 डिग्री कम डिग्री सेल्सियस चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या? फिर हमने बोला टेस्टिस के अगर मैं बारे में बात करें तो उसकी लेंथ, समझ आया क्या मैंने क्या बोला? टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए होता है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम बात करेंगे oogenesis की, फॉर्मेशन ऑफ ओवम की अगर हम बात बोलेंगे, तो उसको कोई टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल फीमेल बॉडी टेम्परेचर पे भी हो जाता है, करेक्ट। फिर अगर हम बात करें ओवेरी टेस्टिस के साइज शेप की, तो हम बोलेंगे लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर का होता है, विड्थ जो होता है 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, और एक टेस्टिस में कंपार्टमेंट्स होते हैं 250। एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, करेक्ट। क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये जो स्क्रॉटम के बाहर कितना डिग्री कम होता है, ये नीट में सवाल आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, करेक्ट। फिर हमने बोला टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 250, करेक्ट। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, करेक्ट। जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल अगर पूछे तो क्या बोलोगे? 250 से 750। सही बोल रहा हूं क्या? फिर हमने बोला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल लाइन होता है, वो 2 तरह की सेल से लाइन होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल 2 तरह की सेल से लाइन होता है। हमने सबसे पहले बोला मेल जर्म सेल, जिसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, करेक्ट। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा क्या होता है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके स्पर्मेटोगोनिया को, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या? तो हमने बोला मेल जर्म सेल जो है वो म्योटिक डिवीजन में जाएगा जब देखेंगे, जब स्पर्मेटोजेनेसिस हम देखेंगे तो, करेक्ट। फिर हमने बोला अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर के स्पेस को देखें तो वहां पे इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं, या लीडिंग सेल भी कहते हैं उसको, करेक्ट। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल। तो लीडिंग सेल का क्या काम है, या इंटरस्टिशियल सेल अगर बोले तो उसका क्या काम है, ये नीट में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। लीडिंग सेल जो है वो टेस्टिकल हार्मोन एंड्रोजन को सिक्रेट करता है। सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार सवाल आया है, 2 3 4 बार सवाल आया है, वो ये सवाल आया है कि भाई साहब ये स्पर्म ट्रैवल कहां से कहां करता है? अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में वो बना है तो वो ट्रैवल कहां से कहां करता है, करेक्ट। तो सबसे पहले हमने बोला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में वो बना, करेक्ट। उसके बाद वहां से कहां गया वो, बताओ। उसके बाद कहां से कहां गया वो? रेटेटेस्टिस में गया, करेक्ट। उसके बाद कहां गया? वासा इफ्रेंशिया में। याद रखना वासा इफ्रेंशिया को इफ्रेंशिया डक्टिस भी कहते हैं, करेक्ट। इफ्रेंशिया डक्टिस भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वासा इफ्रेंशिया का एक और नाम है इफ्रेंशिया डक्टिलिस, करेक्ट। DUCT डक्टिलिस कहते हैं, डक्ट इफ्रेंशिया डक्ट भी कहते हैं उसको, ठीक है। वासा इफ्रेंशिया को हम इफ्रेंशिया डक्ट भी कहते हैं, याद रहेगा क्या? ठीक है। वासा इफ्रेंशिया से फिर कहां गया वो? वासा इफ्रेंशिया से कहां गया? इपिडाइडाइमिस में गया, करेक्ट। ठीक है। इपिडाइडमी से कहां गया? वासा डिफरेंशिया में गया। वासा डिफरेंशिया एक नाम और होता है डक्टस डिफरेंशिया। क्या नाम होता है? डक्टस डिफरेंशिया। तो ये आप याद रखेंगे। सीक्वेंस क्या पूछता है पता है तुमसे? पूछेगा कि वासा इफ्रेंशिया को अगर काट देंगे तो बताइए कि स्पर्म कहां से कहां ट्रेवल नहीं कर पाएगा। क्या अगर वासा इफ्रेंशिया को काट देंगे तो स्पर्म जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से इपिडाइडमिस में नहीं जा पाएगा? सही बोल रहा हूं क्या? क्योंकि वासा डिफरेंशिया को काटा है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वासा डिफरेंशिया को कट कर लिया है तो क्या स्पर्म इपिडाइमिस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बताओ। वासा डिफरेंशिया को काटा है तो पहुंचेगा। तो ऐसे सवाल पूछते हैं वो, ठीक है। तो सीक्वेंस एक बार आपने सीक्वेंस याद कर लिया ना कि स्पर्म कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, फिर इस पे कैसे भी सवाल पूछ दे, क्या काट रहे हो किसको नहीं काट रहे हो, आप सब आंसर कर दोगे, करेक्ट।
समझ में आता है? ठीक है। फिर ये जो फिगर है तुम्हारा, ये वाला फिगर जो है तुम्हारा, ये वाला फिगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वासा डिफरेंशिया का लेबलिंग, वासा डिफरेंशिया क्या है, सेमाइनल वेसाइकल की लेबलिंग वो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे है वो, और बल्बोयोथल ग्लैंड, इन तीनों की, इन चारों की लेबलिंग जो है वो यूनिट में आया हुआ है। करेक्ट। तो इस ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेबलिंग के लिए आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। फिर अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कि भाई ऐसा है कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स की अगर बात बोलूं तो कितना ग्लैंड होता है बताओ? 3 होता है क्या? 3 होता है, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयोथल ग्लैंड। करेक्ट। सेमाइनल वेसाइकल कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं, पेयर में होते हैं सेमाइनल वेसाइकल, ये भी आया है। प्रोस्टेट ग्लैंड कितना होता है बताओ? 1 होता है। बल्बोयोथल ग्लैंड कितना होता है? 2 होता है। करेक्ट। इन सबके सिक्वेशन को मिला के क्या कहते हैं बताओ? सेमाइनल प्लाज्मा। करेक्ट। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयोथल ग्लैंड, इन तीनों के सिक्वेशन को मिला के क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। करेक्ट। अब सवाल एक बार नहीं 3 बार पूछा कि सेमाइनल वेसाइकल में, सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है। ऑप्शन दे देगा तुमको कि अमोनिया, यूरिया, ऑप्शन दे देगा फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम, क्या लगाओगे? फ्रुक्टोज कैल्शियम। फिर एक ऑप्शन उसने दिया था फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, क्या करेक्ट है ये? नहीं, नो एंजाइम लिखा हुआ था, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, देखो लिखा हुआ तो है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर अगर मैं जाऊं गैमेटोजेनेसिस में, जाऊं मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, कहां जाऊं? स्पर्मेटोजेनेसिस में जाऊं तो हमको पता है स्पर्मेटोगोनिया में होगा माइटोसिस, बताया है क्या मैंने? बताओ। स्पर्मेटोगोनिया सेल है, उसमें होगा माइटोसिस, तो 2 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। एक स्पर्मेटोगोनिया इस बात को डिसाइड करेगा कि वो दोबारा स्पर्मेटोगोनिया ही बना रहेगा, और फर्दर वाला एक जो है वो क्या डिसाइड करेगा कि वो, बताओ वो क्या डिसाइड करेगा, क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। समझ में आता है क्या? देख मैं एक बार अच्छे से बता देता हूं इसको, तुमको अच्छे से बताता हूं। देखो ध्यान देना, ये आपको लैंग्वेज में लिखने के लिए आ सकता है, बोर्ड्स वाले को ध्यान देना एक बार। मैंने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया सेल थी, इसने किया माइटोसिस, क्या किया? माइटोसिस, तो 2 स्पर्मेटोगोनिया बनी। करेक्ट। इस पहले वाले ने बोला कि मैं दोबारा बनाऊंगा, स्पर्मेटोगोनिया ही बन जाऊंगा, क्योंकि रिप्लेस, क्योंकि आपको पता है ना स्पर्म थ्रू आउट द ये बनता है, थ्रू आउट द लाइफ बनता है, तो अगर लिमिटेशन हुई किसी चीज की तो फिर स्पर्म बनेगा ही नहीं। तो हमने बोला एक ने माइटोसिस किया, 2 बने स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया ने कहा कि मैं रिप्लेस करूंगा, करेक्ट, मैं स्पर्मेटोगोनिया ही बना रहूंगा, और एक ने बोला ठीक है मैं क्या बनाऊंगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। करेक्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। समझ में आया क्या? मतलब ये डिफरेंशिएट होके माइटोसिस हुआ, डिफरेंशिएट होके बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और एक स्पर्मेटोगोनिया ही बना रह गया। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या? फिर पहला मियोसिस होगा, क्या होगा? फर्स्ट मियोसिस, तो 2 बनेंगे, बताओ क्या नाम होगा इनका? क्या नाम होगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। करेक्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर मियोसिस सेकेंड होगा तो 4 हो जाएंगे। करेक्ट, ये 4 क्या बन गए बताओ? स्पर्मेटोजुआ बन गए, क्या? स्पर्मेटिड्स बने। करेक्ट, तो हमने बोला स्पर्मेटिड्स बने। अब प्रॉब्लम ये था कि स्पर्मेटिड्स में फिर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, याद है क्या ये वर्ड? ये वर्ड याद है? स्पर्मेटिड्स में हुआ स्ट्रक्चरल चेंज और फिर बने ये स्पर्मेटोजुआ, मतलब ये रहेंगे 4 ही बट इनमें ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया। करेक्ट, समझ में आया क्या? ये 4 बन गया। करेक्ट, समझ आया? तो मैंने बोला कि एक स्पर्मेटोगोनिया था, उसने माइटोसिस किया, 2 स्पर्मेटोगोनिया बने, एक ने बोला कि मैं दोबारा स्पर्मेटोगोनिया बन जाऊंगा, मतलब रिप्लेसमेंट। करेक्ट, ताकि जिंदगी भर बनता रहे, स्पर्मेटोगोनिया की कमी ना हो जाए। एक ने बोला कि नहीं भाई ऐसा है कि हम तो करेंगे, बन जाएंगे क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। पक्का सही, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ना वो पहला वाला एक। उसने किया मियोसिस फर्स्ट किया तो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, फिर मियोसिस सेकेंड हुआ तो 4 बन गए। इन चारों का नाम हमने बोला स्पर्मेटिड्स। बोला क्या?
हाँ, स्पर्मेटिड्स, पहला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस 2 हुआ तो फिर बना स्पर्मेटिड्स, करेक्ट। स्पर्मेटिड्स में हुआ स्ट्रक्चरल चेंज, जो कि एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो बना स्पर्मेटोजोआ, करेक्ट। यही था क्या पूरा का पूरा तुम्हारा? तो फिर हमने बोला ये सारी कहानी है। अब देखो, अब दो तीन वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करता है। सबसे पहला वर्ड है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, कोई डाउट नहीं है, बताओ? कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या वर्ड है? स्पर्मियोजेनेसिस क्या वर्ड है, बताओ? तो हमने बोला कि स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफर होना स्पर्मेटोजोआ में, करेक्ट। जो हमने स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात की थी, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है, वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, करेक्ट। और फिर हमने बोला स्पर्मिएशन मतलब क्या होता है? तो स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म का सर्टोली सेल से रिलीज होना, इट्स कॉल्ड स्पर्मिएशन, करेक्ट। याद है क्या? चलो ये सारी बातें थी। फिर हमने बोला था हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात किया था, याद है? एक डब्बा बना था जिसमें इनहिबिन वगैरह था, याद है क्या? तो घर में देखो, मैं दोबारा समझा देता हूं क्योंकि इस पे सवाल, देखो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, इस पे सवाल आया हुआ है। अब मैं एक चीज आपको लिख रहा हूं, देखो, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, बताओ? क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया, बताओ? जीएनआरएच, करेक्ट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जिसने काम किया किसके ऊपर? जिसने काम किया किसके ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी। किस पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी ने दो तरह के हार्मोन को रिलीज किया, याद है क्या इन दोनों का नाम? एफएचएस और एलएच, करेक्ट। एफएचएस किस पे काम करेगा, बताओ? सर्टोली सेल, ठीक है। एलएच किस पे काम करेगा, बताओ? लीडिक सेल, करेक्ट। लीडिक सेल किस पे काम करेगा? लीडिक सेल क्या बनाएगा, याद है क्या? टेस्टोस्टेरोन, याद है? वो बनाएगा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बनाता है, हाँ, टेस्टोस्टेरोन। और फाइनली जो सर्टोली सेल है, ये क्या करेंगी? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगी, तो जेनेसिस में हेल्प करेंगी। और सर्टोली सेल एक चीज और बनाएंगी जिसका नाम है इनहिबिन। क्या नाम है? इनहिबिन। इनहिबिन ज्यादा बनने से ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके काम करता था और रोकता था एफएचएस के, एफएचएस ना बने वो। और टेस्टोस्टेरोन भी हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, याद है क्या? ये वाली पूरी कहानी याद है आपको? ये बताया हुआ है मैंने। सर्टोली सेल ने स्पर्मेटोजेनेसिस पे काम किया और इनहिबिन को ही प्रोड्यूस किया ज्यादा। सर्टोली सेल समझ में आता है क्या, बताओ? देखो यहां पे लिखा हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, करेक्ट। और ये हाइपोथैलेमस वाला हार्मोन है, करेक्ट। इंक्रीज द लेवल ऑफ जीएनआरएच, वो काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एलएच और एफएचएस को बनाएगा, एलएच और एफएचएस को बनाएगा पक्का। एलएच एक्ट ऑन द लीडिक सेल, लिखा हुआ है ना, एलएच एक्ट ऑन द लीडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। मेरे टेस्टोस्टेरोन लिखा है, कोई दिक्कत है क्या? और एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन किस पे काम करेगा? फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पे वो काम करेगा, सही बोल रहा हूं क्या? और हमने बोला एफएचएस जो है, एफएचएस जो है वो सर्टोली सेल पे काम करता है, ठीक है। और कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो कि हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। लिखा हुआ है क्या एनसीईआरटी में? पेज पलट देख, स्पर्म का वो जो फिगर बना उसके बगल में लिखा हुआ है सीक्रेट सम फैक्टर व्हिच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। और सर्टोली सेल एक इनहिबिन नाम का केमिकल बनाता है। वो कब बनाता है? जब ज्यादा एफएचएस उसको मिलने लगता है, वो जाके काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और फिर ये एफएचएस के सिक्रेशन को रोक देते हैं। समझ आइए, ये फीडबैक मैकेनिज्म है, करेक्ट। समझ आया? अब इनहिबिन जो है तुम्हारा, इनहिबिन जो है सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, हाँ ये तो पता है ना आपको, सर्टोली सेल पे कौन काम कर रहा है? एफएचएस काम कर रहा है, पक्का पता है। फिर अगर मैं बात बोलूं तो इनहिबिन जो है वो फीमेल बॉडी में बनता है। इनहिबिन बनता है फीमेल बॉडी में, उसको बनाने वाला होता है ग्रैनुलोसा सेल, याद है क्या? वो oocyte के ऊपर एक लेयर बनती थी ग्रैनुलोसा की, याद है क्या? एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, हाँ। तो याद रखना, इनहिबिन जो है वो ग्रैनुलोसा सेल भी बनाती है जो ओवरी में प्रेजेंट होता है, करेक्ट। और जो कि, और इनहिबिन का काम क्या होता है? वो एफएचएस पे जाके काम करता है, उसको रोकता है, करेक्ट। एंटीरियर पिट्यूटरी को रोकेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एफएचएस को बनाना रोकेगा, समझ आ रहा है क्या? तो इनहिबिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल इन ओवेरी, याद रखेंगे। और
इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएचएस, ये एफएचएस के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, याद रहेगा क्या? ये सारे काम थे। फिर हमने बोला स्पर्म का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बोलेंगे हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है, करेक्ट। एक्रोसोम उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सही बोल रहा हूं क्या? एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, करेक्ट। और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 60% स्पर्म जो है उनका नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, और 40% के पास विग्रस मतलब फास्ट मोटिलिटी होना चाहिए, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या मैं, कि समझ नहीं आ रहा कुछ भी? बताओ, समझ नहीं आ रहा क्या? अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात बोले तो हमने बोला कि भाई ओवेरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसके अलावा जो ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विस हो गया, वेजाइना हो गया, और एक्सटर्नल जेनिटलिया पाए जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी पाया जाता है, करेक्ट। अगर इस फिगर, ये फिगर एग्जाम में आया हुआ है आपके, ये वाला फिगर जो एग्जाम में आया हुआ है, एक सवाल था कि ओवरी के सबसे पास ओविडक्ट का कौन सा पार्ट पाया जाता है, बताओ। ओवरी के सबसे पास ओविडक्ट का कौन सा पार्ट पाया जाता है? इनफंडिबुलम था, फिर वहां पर लिखा होता है एम्पुला स्थमस, क्या था बताओ, बताओ। एम्पुला कैसे यार, इनफंडिबुलम होगा ना, ओवेरी के सबसे पास तो इनफंडिबुलम ही होगा, उसके बाद ना एम्पुलू होता है जी। हाँ, हिस्टेरेक्टोमी एक वर्ड है, ध्यान रखना आप, एक वर्ड है HYSTERECTOMY। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूटेरस, रिमूवल ऑफ यूटेरस। हाँ, तो रिमूवल ऑफ यूटेरस को हिस्टेरेक्टोमी, करेक्ट। या वॉर्म भी लिख दे, क्योंकि यूटेरस को WOM भी वॉर्म भी कहते हैं, करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे इसका। फिर अगर मैं बात करूं ऊजेनेसिस की, तो ऊजेनेसिस याद है क्या सबको? ऊजेनेसिस याद है? ऊजेनेसिस याद है कि रिकॉल करवा दूं? देखो, ऊजेनेसिस की अगर मैं बात बोलूं तो हमने बोला ऊगोनिया बना, करेक्ट, जो कि डिफरेंशिएट हुए, डिफरेंशिएट हुए, डिफरेंशिएट हुए, और क्या बना? प्राइमरी ऊसाइड बना। क्या बना? प्राइमरी ऊसाइड बना। फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, करेक्ट। क्या कंप्लीट हुआ? तो क्या बना? सेकेंडरी ऊसाइड बना, करेक्ट, प्यूबर्टी के बाद, करेक्ट। सेकेंडरी ऊसाइड का फिर जाकर के वो क्या मेटाफेज सेकेंड में एब्सेंट हो गया ना, अरेस्ट हो गया ना। मियोसिस 2 इसका तब कंप्लीट होगा, मियोसिस 2 प्राइमरी ऊसाइट का, प्राइमरी ऊसाइट ने मियोसिस 1 कंप्लीट किया कब? अप्रोक्स 12-13 साल प्यूबर्टी के बाद, करेक्ट। प्यूबर्टी के बाद जब कंप्लीट हुआ तो बना सेकेंडरी ऊसाइट और एक बना पोलर बॉडी, करेक्ट। सेकेंडरी ऊसाइट का मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होना था, बट वो मेटाफेज सेकेंड में जाके अरेस्ट हो गया, करेक्ट। वो कहां जाके अरेस्ट हो गया? मेटाफेज सेकेंड में जाके वो, हाँ। वो कब कंप्लीट होगा? जब इसको स्पर्म मिलेगा, करेक्ट। अगर नहीं मिला तो फिर ये मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये बाहर आ जाता है, करेक्ट। समझ आया क्या? तो ये था। फिर अगर मैं बात करूं तुमसे तो ऊजेनेसिस की बात बोलूं तो हमने बोला कि ऊजेनेसिस में ऊगोनिया जो होता है वो उसको कन्वर्ट होता है प्राइमरी ऊसाइट में, करेक्ट। और फिर उस प्राइमरी ऊसाइट जो है, वो प्राइमरी ऊसाइट उसके ऊपर कवरिंग चढ़ती है, करेक्ट। याद है क्या? ग्रैन्युलोसा सेल्स की कवरिंग चढ़ती है, तो हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल्स, सही बोल रहा हूं क्या? फिर हमने बोला उसके ऊपर और कवरिंग हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर वो टर्शरी फॉलिकल्स, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से इस बात पे अलग है क्योंकि टर्शरी फॉलिकल के पास एंट्रम होता है। क्या होता है? एंट्रम प्रेजेंट होता है, करेक्ट। उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया जाएगा, और सेकेंडरी oocyte के बाद ऊपर एक कवर बन जाएगी, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक कवर बनेगी जिसका नाम होगा जोना प्लास्यूडा, करेक्ट। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना प्लास्यूडा, याद है क्या? और ग्राफिन फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा, उससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, करेक्ट। अगर मेस्टोसाइकिल की बात बोले तो उसमें 4 फेजेस होते हैं, मेंसेस और फॉलिकुलर फेज, लुटियल फेज, करेक्ट। और ओवुलेटरी फेज तो हम भूल ही गए, मतलब मेंसेस हो गया एक, उसके बाद सेकंड में आता है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेटिव फेज। थर्ड होता है क्या? थर्ड क्या होता है बताओ? ओव्यूलेशन। और चौथा होता है, हाँ, ओवुलेटरी फेज, और चौथा होता है लुटियल फेज या फिर सेक्रेटरी फेज, करेक्ट।
तो हमने बोला मेंसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने बोला कि नई जो लेयर है वो बनना स्टार्ट हुआ, एंडोमेटम की वॉल झड़ जाती है, करेक्ट, मेंसेस के दौरान। सही बोल रहा हूं क्या? तो हमने बोला कि दो तरह के हार्मोन भी यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, पहला पिट्यूटरी हार्मोन है और दूसरा ओवेरियन हार्मोन है, करेक्ट। तो हमने बोला एट द टाइम ऑफ पहले मेंसेस हुआ जिसमें यूट्रस की वॉल जो सबसे इनर वॉल है इंडोमेट्रियम, वो वॉल बाहर आ गई, करेक्ट। उसके साथ साथ सेकेंडरी उस साइड भी बाहर आ गया। फिर हमने बोला धीरे धीरे जो रिपेयर का काम स्टार्ट होगा, जिसको हम कहेंगे प्रोलिफेरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। यहाँ पे फॉलिकल्स भी बनना स्टार्ट होंगे। क्यों बनना स्टार्ट होंगे? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो गया है और डेवलपिंग फॉलिकल जो होते हैं वो एस्ट्रोजन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, करेक्ट। डेवलपिंग फॉलिकल्स अच्छे सोर्स होते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर एलएच और एफएचएस सर्च देखने को मिला आपको। एलएच और एफएचएस सर्च देखने को मिला एट द टाइम ऑफ 14 डे पे, जहां पे ग्राफिन फॉलिकल ने रप्चर कर दिया। ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोजेस्टेरोन का। और प्रोजेस्टेरोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन करके रखना है। लेकिन जैसे जैसे कार्पस लूटियम उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कार्पस लूटियम डीजनरेट करा जाएगा। कार्पस लूटियम डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया तो एंडोमेट्रियम की वॉल जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। और एंडोमेट्रियम की वॉल अगर मेंटेन नहीं हो पाई तो फिर तो इंप्लांटेशन वगैरह कुछ होगा नहीं और एंडोमेट्रियम के साथ वॉल बाहर आ जाएगी, मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या? अब जोना प्लेसुडा आपको पता है ना, सेकेंडरी ओसाइट की कवरिंग होती है जोना प्लेसुडा। अब हमने बोला फर्टिलाइजेशन अगर होना है तो क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए चांसेस क्या है कि जैसे ही एम्पुला और किसका याद है क्या कुछ? एम्पुला वाले रीजन में, हाँ, एम्पुलर एस्थमस रीजन में अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो एम्पुलर एस्थमस रीजन में ओवम को भी और स्पर्म को भी आना पड़ेगा, करेक्ट। और याद रखना जोना प्लेसुडा ना एक रिसेप्टर की तरह काम करता है स्पर्म के लिए, करेक्ट। मेमेलियन स्पर्म में जोना प्लेसुडा जो है वो रिसेप्टर की तरह काम करता है, आप याद रखेंगे, करेक्ट। एक होता है ग्रे सीसेंट, एक वर्ड है, ध्यान देना आप, कभी कभी आपको इसका अंदाजा हुआ होगा, जरूर मिला होगा क्वेश्चन में। एक वर्ड है GREY, ग्रे सीसेंट। ग्रे सीसेंट का वर्ड का मतलब होता है, आप ध्यान रखेंगे, मान लिया जाए ओवम है, यहां से स्पर्म ने इसको फर्टाइल किया, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ग्रे सीसेंट कहलाएगा। समझ गया क्या? बताओ। मतलब जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इन ओवम, जिस साइड से स्पर्म की एंट्री हुई है उसके अपोजिट वाले साइड को हम ग्रे सीसेंट कहते हैं। समझ आया क्या? तो ये आप नोट कर लेंगे, ग्रे सीसेंट का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पे, जस्ट अपोजिट, मैं बोल देता हूं, जस्ट अपोजिट टू द साइट ऑफ एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द ओवम, इसको ग्रे सीसेंट कहते हैं, करेक्ट। समझ आया? फिर हमने बोला फर्टिलाइजेशन हुआ और एक्स वाई का कहानी आप जानते हो। फिर हमने बोला कि ब्लास्टोमियर किसको कहते हैं? वो जो सेल वाली कंडीशन होती है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 16, इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, करेक्ट। और इसमें क्लीवेज होता है, याद है क्या? क्लीवेज नॉर्मल डिवीजन में क्या डिफरेंस है? क्लीवेज और नॉर्मल डिवीजन में ये डिफरेंस है कि नॉर्मल डिवीजन में ग्रोथ फेज देखने को मिलता है लेकिन क्लीवेज में ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, करेक्ट। तो हमने बोला 8 से 16 कंडीशन पे अगर ब्लास्टोमियर होगा तो उसको मोरुला कहेंगे, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या? अब एक सवाल ये था, अच्छा एक बात मुझे बता, इसमें ग्रोथ फेज हो नहीं रहा है, तो अगर मैं बोलूं ये एक सेल है, ये 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 ये, अच्छा ये एक सेल थी, ये एक न्यूक्लियस था, फिर हमने बोला 1 से 2 हो गई तो 2 न्यूक्लियस हो गया, क्या बताओ? ठीक मत लिखा रहा हूं क्या मैं? क्लीवेज दिखा रहा हूं, ठीक। फिर मैंने बोला ये एक सेल, ऐसा कुछ कंडीशन हो गया, करेक्ट। अच्छा एक बात मुझे बता, क्या डीएनए का अमाउंट घट बढ़ रहा है कि नहीं? बता तो पहले। न्यूक्लियस अगर डबल हो रहा है मतलब डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है घट रहा है? क्या बताओ तो? ये सेम साइटोप्लाज्म घट कैसे रहा है ये बता। इतना था तो इतना ही प्रेजेंट है, करेक्ट। मतलब अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म अगर पूरे इसमें देखो तो, पूरे गोला में देखो तो अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म घट रहा है कि बढ़ रहा है? क्या हो रहा है बता? पूरे गोला की मैं बात कर रहा हूं, इसमें देख, इसमें देख, इसमें देख, नॉर्मल एज इट इज बना हुआ है ना। डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? साइटोप्लाज्म तो यही इतना ही प्रेजेंट है। डिवीजन हुआ तो क्या हुआ? साइटोप्लाज्म तो इतना ही प्रेजेंट है, यहां भी इतना ही प्रेजेंट है, करेक्ट। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या इंक्रीज कर रहा है? क्या? क्योंकि न्यूक्लियस देख, एक था तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, लेकिन 2 न्यूक्लियस हो गया तो इसमें भी अमाउंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियस इतना ही है और इसमें भी इतना ही है, मतलब 2 हो गया। क्या यहाँ पे 4 गुना हो गया? क्या यहाँ पे 8 गुना हो जाएगा डीएनए का अमाउंट? बता। सही बोल रहा हूं क्या मैं? हर न्यूक्लियस में डीएनए होगा ना जी।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पक्का? 4 से 8, 8 से 16, करेक्ट। फिर 16 बनेगा, मतलब ये कि अगर मैं बात करूं मोरोला की, अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मैंने बोला कि मोरोला क्या 8 सेल वाली कंडीशन होती है, मान लिया मैं बात कर रहा हूं मोरोला की, ये मोरोला है आपका 8 सेल कंडीशन पे और ये जाइगोट है, करेक्ट, सिंगल सेल कंडीशन पे। दोनों में किस चीज का फर्क है ये मुझे बताओ, क्या दोनों में अमाउंट ऑफ डीएनए सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, इसमें ज्यादा इसमें कम है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या सेम है दोनों में? क्योंकि जितना साइटोप्लाज्म है उसी में सबका साइटोप्लाज्म जोड़ लें, इसका और इसका जोड़ लें तो बराबर ही आएगा। तो एक सवाल आया था, जब आएगा सवाल तो मैं आपको बताऊंगा, करेक्ट। फिर हमने बोला कि ऐसा है कि मोरुला फिर फर्दर डिवाइड करेगा, ब्लास्टोसिस्ट में बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट में दो तरह की सेल्स आएंगी। एक सेल क्या आएगा, बता 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 बता, एक सेल कैसी आएंगी? ट्रोफोब्लास्ट सेल और एक इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो किसमें, इंडोमेटम की वॉल में जो है वो धंस जाएगा, करेक्ट। अगर ट्रोफोब्लास्ट की मैं बात बोलूं तो मैं बोलूंगा ये होता है और ये, करेक्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है यहाँ पे आके धंस जाएगा क्योंकि उस पे चिपचिपा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बनेगा, आगे हम देखेंगे। और इनर सेल मास जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो इम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला क्रोनिक विलाई क्या होता है, क्रोनिक विलाई बताओ। ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, ऐसे देख, ये ट्रोफोब्लास्ट अगर है तो इसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा, और यूटेरस की वॉल भी जो है ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगी, जिससे ये एक फंक्शनल यूनिट बनेगा जिसको हम कहेंगे प्लासेंटा, करेक्ट। और प्लासेंटा के आर पार फिर चीजें होंगी, करेक्ट। सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं? फिर प्लासेंटा है, ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन लेगा, न्यूट्रिशन देगा, रिमूव करेगा CO2 वगैरह को, करेक्ट। फिर हमने बोला प्लासेंटा जो है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, करेक्ट। क्योंकि HCG को प्रोड्यूस करता है, HPL को प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, करेक्ट। ये 2 बार पूछा गया है। और हमने बोला बाद में रिलैक्सिन भी सीक्रेट होगा ओवेरी से, सही बोल रहा हूं क्या मैं? अच्छा एक बात मुझे बता, रिलैक्सिन सीक्रेट करेगा ओवेरी, ओवेरी में कौन बैठा है रिएक्शन रिलैक्सिन बनाने के लिए, बताओ तो। क्या कार्पस लूटियम बचा हुआ होगा, बता मुझे। कार्पस लूटियम तो बचा होगा ना, क्योंकि कार्पस लूटियम को लगातार प्रोजेस्टेरोन बनाना है ताकि वो 9 महीने तक इंडोमेटियम को बरकरार मेंटेन रख सके, तो कार्पस लूटियम तो बचा रहेगा। वही कार्पस लूटियम रिलैक्सिन भी बनाएगा, समझ आया क्या? और फिर याद रखना, ट्रोफोब्लास्ट को ही ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं, याद रखना। ट्रोफोब्लास्ट को ही क्या कहते हैं, ट्रोफो एक्टोडर्म कहते हैं, याद रखना आप, करेक्ट। फिर हमने बोला प्रेगनेंसी के दौरान अदर हार्मोन का लेवल अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट। अब एक याद है एमिनोटेलिक फ्लूइड, याद है क्या? एमिनोटेलिक फ्लूइड याद है चैप्टर नंबर 4 में, एमिनोसिंथेसिस जिससे कहते थे, एक्स उसका फ्लूइड निकाल करके हम एक्स वाई एक्स एक्स देखते थे, याद है क्या? हाँ, तो याद रखना जो एमिनोसेंटिक फ्लूइड है ना, तो एमिनोटिक फ्लूइड जो है वो, जो इम्ब्रियो है उसको शॉक एब्जर्वर से बचाता है, मैंने बताया था आपको, वो शॉक एब्जर्वर की तरह काम करता है, करेक्ट। दूसरा है कि वो एम्ब्रियो को सूखने से, डेसिकेटेड होने से भी बचाता है, करेक्ट। याद रखना आप इस चीज को, ठीक है। और एमिनोटेलिक फ्लूइड अगर बना है या एमिनोटेलिक बना है तो किससे डिराइव है, वो भी तो किसी जर्माइनल लेयर से ही डिराइव हुआ होगा ना। तो याद रखना वो एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डिराइव है, किससे डिराइव है? एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डिराइव है, ठीक है। एक चीज और याद है, योक योक यहाँ पे योक से एक लिखा हुआ याद है, तो एक के अंदर योक होता है, आपको तो पता है। योक क्या डिसाइड करता है, बेसिकली योक का प्रेजेंस होना क्लीवेज को अफेक्ट करता है, किसको अफेक्ट करता है? अब होलोब्लास्टिक क्लीवेज अलग होता है, एक और क्लीवेज अलग होता है, वो सब आपको पढ़ना नहीं है, बस आप बस इतना ध्यान रखोगे कि जो योक है ना, योक YOL के योक जो है वो पैटर्न ऑफ क्लीवेज को डिसाइड करता है, करेक्ट। जिसमें जितना योक होगा उस हिसाब से उसमें क्लीवेज होगा, किसी में होलोब्लास्टिक होगा, किसी में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। तो बस आपको इतना याद रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि योक जो होता है वो क्लीवेज ऑफ पैटर्न को डिसाइड करता है, ध्यान रखना बस, ठीक है। हमने क्या क्या बोला, हमने बोला कार्पस लूटियम रिलैक्सिन को प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो डेसिकेट होने से, एम्ब्रियो को सूखने से बचाता है, दूसरी बात। तीसरी बात, एमनियोटिक फ्लूइड किससे डिराइव है, तो वो एक्टोडर्म और एक्टोडर्म, हाँ एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डिराइव है, करेक्ट, याद रहेगा। फिर हमने बोला इमीडिएटली इम्प्लांटेशन हुआ तो इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, 3 जर्माइन लेयर बने, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ह्यूमंस की बात बोले सबसे पहले क्या बनता है, एंडोडर्म बनता है, फिर एक्टोडर्म बनता है, फिर मेसोडर्म बनता है, करेक्ट, याद रखना आप। कुछ स्टेम सेल भी देखने को मिलेंगे वो जो किसी भी ऑर्गन को बना सकती हैं। फिर हमने बोला ह्यूमंस में प्रेगनेंसी 9th मंथ की होती है, करेक्ट। सबसे पहले मंथ में क्या डेवलप होता है बताओ?
हार्ट डेवलप होता है, करेक्ट, जिसको आप स्टेथोस्कोप लगा के आराम से सुन सकते हो, करेक्ट। सेकंड मंथ के एंड में फीटस में लिम्ब और डिजिट भी डेवलप हो जाते हैं। और थर्ड मंथ की अगर बात बोलूं, या फिर मैं बोलूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात बोलूं, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर होता है, याद रखते हो। ह्यूमन की प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एमटीपी सबसे ज्यादा सेफर किस में होता है बताओ? एमटीपी अगर करना है किसी को तो सबसे सेफर क्या फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक होता है, करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने बोला मेजर ऑर्गन बन चुके हैं, तो ये सवाल आया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या हो गया है, क्या बने हैं क्या नहीं बने। तो याद रखना मेजर ऑर्गन जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ तक बन जाते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिम्ब हो गया, जेंटल ऑर्गन हो गया। फिर एक सवाल आया कि फर्स्ट मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, तो क्या फर्स्ट मूवमेंट 5वें महीने पे देखने को मिलता है हमको, बता। जब हेयर आ जाते हैं, करेक्ट, पूरे बॉडी पे, याद रखेंगे आप। फिर हमने बोला फिर उसके बाद अच्छे से फीटस जो है वो डेवलप हो गया है 9th मंथ के बाद, तो क्या होगा? प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस क्या कहते हैं बताओ उसको? पार्चुरेशन कहते हैं क्या? अच्छा, पार्चुरेशन का सिग्नल कौन कौन इंड्यूस करता है? क्या फुल्ली डेवलप फीटस और यूटेरस मिलकर करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीसाइटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, किसके, फीटस के कि मदर के? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो क्या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, और यूटेरस अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक बार, मतलब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किया, धीरे ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। और वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करके क्या किया उसने, बता। ऑक्सीटोसिन अगर रिलीज हुआ तो क्या करेगा? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूटेरस इस बार ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, मतलब पहला कॉन्ट्रैक्शन दूसरे कॉन्ट्रैक्शन में कौन ज्यादा वाला हार्ड होगा? सेकंड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हार्ड होता है, करेक्ट। हाँ, क्योंकि ज्यादा अगर जोर से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है बेबी को बाहर एक्सपेल करने के लिए, तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है तो वो ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर ये ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो अगला ज्यादा जोर से ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकला तो फिर वो उससे भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ज्यादा से। समझ आ रहा है क्या? फिर किसी ने बोला कि अगर आपको पार्चुरेशन को इंड्यूस करना है तो कौन सा हार्मोन दोगे बताओ? ऑक्सीटोसिन दोगे, करेक्ट। फिर हमने बोला कि फिर उसके बाद मैमरी ग्लैंड भी वो डिफरेंशिएट होती है प्रेगनेंसी की, और फिर वो मिल्क को एजुकुलेट करने लगती है, करेक्ट, मिल्क को प्रोवाइड करने लगती है ताकि न्यूली बॉर्न बेबी को नॉरिशमेंट प्रोवाइड हो सके, इसको हम लैक्टेशन कहते हैं, करेक्ट। और स्टार्टिंग में मिल्क, इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है जो येलो कलर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोस्ट्रम कहते हैं, करेक्ट, जो कि बहुत सारे एंटीबॉडी उसमें होते हैं, तो बच्चों को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इनिशियली देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द बेबी, करेक्ट। समझ आता है क्या, बताओ? कोई डाउट है? किसी टॉपिक में डाउट हो तो बताओ। एक वर्ड है, आप ध्यान रखोगे, एक वर्ड है NEBEN, नेबरकर्न। इसका मतलब होता है माइट्रोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन इन स्पर्म। नेबरकर्न का मतलब क्या होता है? माइट्रोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन इन स्पर्म, याद रखेंगे ये वर्ड स्पर्म से रिलेटेड है, आप ध्यान रखेंगे। NEBENKERN, करेक्ट। याद रहेगा क्या? कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट है, कोई टॉपिक पूछना है तो बताओ।